नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? और इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो रेल मंत्रालय की योजना है और इस योजना में आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी। इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना और इसके स्टेशन पुनर्विकास अभियान का यह योजना एक हिस्सा है। प्रस्तावित स्टेशनों की प्रमुख विशेषताओं में रूफ टॉप प्लाजा, यानी रूफ टॉप में एक तरह की मार्केट टाइप के आप कह सकते हैं, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक, यानी जितने एरिया में स्टेशन सिचुएटेड रहेगा उतने एरिया में गिट्टी रहित ट्रैक होंगे और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान इसमें शामिल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। गृह मंत्रालय और किस राज्य ने ZUF सशस्त्र समूह के साथ संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और गृह मंत्रालय और मणिपुर ने ZUF के साथ ये समझौता किया है, शांति समझौता। और ये ZUF है क्या? तो ये एक उग्रवादी संगठन है जो कि नागा समुदाय के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ये इसका पूरा नाम है, इसके साथ संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ZUF मणिपुर स्थित एक नागा सशस्त्र समूह है जो जेलियनग्रोंग नागा जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भारत ने किस देश को सौंपा है? और मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भारत ने सौंपा है भूटान को और यह बिजली से संबंधित परियोजना है। भारत से सहायता प्राप्त 720 मेगावाट वाली मंगदेछू पनबिजली परियोजना हाल ही में भूटान में ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई। इस परियोजना के साथ भारत और भूटान ने 4 मेगा पनबिजली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चौथी परियोजना है भारत और भूटान के बीच में बिजली से संबंधित। और इस परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 44% की वृद्धि हुई है। काफ़ी बड़ी वृद्धि है, पूरे देश में एक ही परियोजना से 44% की वृद्धि हो जाना काफ़ी मायने रखता है भूटान के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022 लॉन्च की? और यह लॉन्च की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने हाल ही में वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की एक नई रैंकिंग प्रणाली के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी रैंकिंग जारी नहीं की गई है, मगर ये रैंकिंग जारी की जाएगी। उसके लिए क्या प्रोफार्मास रहेंगे, क्या मसौदा रहेगा, उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों का संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों में उनकी ताकत के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कृत करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? और यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसके तहत जो है इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जो श्रमिक हैं उनकी हाजिरी लगाने का काम किया जाएगा डिजिटल रूप से। और यह जो ऐप था इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, मगर अब 1 जनवरी 2023 से इसे सार्वभौमिक बना दिया जाएगा। मतलब इसमें जो श्रमिकों की उपस्थिति है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से कैप्चर की जाने लगेगी और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था 2021 में। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? और यह किया गया है अहमदाबाद में। ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। इसे 12 सप्ताह में बनाया गया है और सेना के अनुसार ये 71 वर्ग मीटर में इस मकान को बनाया गया है। और इसके निर्माण में 3D प्रिंटेड नींव, दीवार और स्लैब का इस्तेमाल किया गया है। अहमदाबाद स्थित सेना की गोल्डन कटार डिवीजन ने इसके निर्माण की पहल की और निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है।
तो इसमें एक मशीन होती है, रोबोटिक्स मशीन होती है, उसमें मटेरियल भर दिया जाता है और पूरी डिज़ाइनिंग करके उसको डाटा फीड कर दिया जाता है और फिर वो अपने हिसाब से पूरा नींव स्लैब और ये सारी चीज़ों का काम कर लेता है। और ये भूकंप रोधी भी होता है और काफ़ी कम समय में बन जाता है। अभी ये आर्मी की तरफ से पहला मकान बनाया गया है। अगर ऐसा ये सक्सेसफुल मॉडल रहता है तो ये दुर्गम इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल साबित होने वाला है, खासतौर से हमारी सेना के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया? और यह सम्मान मिला है प्रभु चंद्र मिश्रा को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह और संगीतमय अटल गाथा का आयोजन किया गया और इसी के बाद इनको जो है यह सम्मान मिला। और ये मेडिसिन से, फार्मा से रिलेटेड वैज्ञानिक भी हैं और इनकी अपनी एक कंपनी भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला बहुउपयोगी ड्रोन कौन सा है जिसे प्रतिष्ठित DGCA प्रमाणन प्रदान किया गया? और उस ड्रोन का नाम है मारुत ड्रोन AG365 एग्रीकॉप्टर। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये ड्रोन है और ये बहुउपयोगी है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और साथ ही साथ दूसरी गतिविधियों से रिलेटेड भी काम ये बखूबी कर सकता है। नागर विमानन महानिदेशक ने 28 दिसंबर 2022 को मारुत ड्रोन को DGCA किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी है। नवीन उत्पाद मारुत ड्रोन AG365 एग्रीकॉप्टर भारत का पहला बहुउपयोगी ड्रोन है जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला बहुउपयोगी ड्रोन है जिसे ये प्रमाण पत्र दिया गया है DGCA की तरफ से। और इसका जो डिज़ाइन है और जो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो पर्टिकुलर भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमण और मृत्यु का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? और यह दर्ज किया गया है दक्षिण कोरिया में। ब्रेन ईटिंग अमीबा से जो मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया गया है विश्व में, वो दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया है। और यह नेग्लेरिया एक अमीबा है, यह एक कोशिकीय जीव है और इसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फाउलेरी मनुष्यों को संक्रमित कर सकती है और यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1965 में खोजा गया था। आमतौर पर यह गर्म ताजे जल के निकायों जैसे गर्म झरनों में, नदियों में और झीलों में पाया जाता है और यह नाक के रास्ते मानव के शरीर में प्रवेश करता है, नाक के रास्ते सीधे मानव के मस्तिष्क तक चला जाता है और इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। 10 में से 5 मामलों में इंसान की मृत्यु हो जाती है और लगभग 5 दिनों में ही मृत्यु हो जाती है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है और कोई इसका पर्टिकुलर इलाज भी उपलब्ध नहीं है, मगर कुछ दवाओं के संयोजन से इसका इलाज अभी किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किन देशों में एक बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है? और ये करंट में चल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में और ये बम चक्रवात जो है सर्दियों के मौसम में आता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं के चलते 30 से अधिक लोगों की मृत्यु आज तक हो चुकी है। अभी आगे हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। और यह जो बम चक्रवात है ये तब निर्मित होता है जब ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियों से टकराती हैं। इस तेजी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है और यह दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर या ढाल को बढ़ाता है जिससे हवा और तेज हो जाती है। यानी एक जगह का मौसम ठंडा है, एक जगह का मौसम गर्म है, तो उससे जो हवा के दबाव के वजह से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे एक साइक्लोन टाइप का उत्पन्न होता है और उसकी वजह से जो है एक बर्फीला तूफान आ जाता है और ये अमेरिका और कनाडा में इस समय काफ़ी भारी मात्रा में तबाही मचा रहा है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।